तो हम अपनी एनसीईआरटी 9th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की सीरीज़ कर रहे थे, उसमें आज हम क्या तो है नहीं कहीं, ठीक है। सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे अपना, भारत के भौतिक स्वरूप, ठीक है, भारत के भौतिक स्वरूप। मतलब भौतिक स्वरूप का मतलब क्या है, जैसे कि हमें भारत में पहाड़ भी मिलते हैं, पठार भी मिलते हैं, ठीक है, और मैदान भी मिलते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ये मतलब कैसे फॉर्म हुई, ठीक है, किस तरह से बनी, ठीक है, क्या प्रोसीजर रहा और इतना डिफरेंस क्यों पाया जाता है, क्योंकि हमारे भारत में जो है वर्ल्ड में जितनी भी मतलब वो इस्लाकृतियाँ मिलती हैं ना, ठीक है, वो चाहे फिर मतलब पर्वत हों, पहाड़ हों, है ना, पहाड़ हों, पहाड़ियाँ हों, जैसे कि है ना, पहाड़ हों या फिर मैदान हों, ठीक है, पठार हों, वर्ल्ड की सारी जो इस्लाकृतियाँ हैं वो हमारे भारत में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या सब चीज़ें हुई, ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे पहले, ठीक है। तो मतलब पृथ्वी पर जो है काफ़ी पृथ्वी कोई मतलब साल 2 साल का प्रोसीजर तो है नहीं कि भाई बन गई, है ना, हज़ारों करोड़ों सालों से पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया हो रही थी। और इस बीच पृथ्वी पे हिमकाल भी आया, है ना, हिमकाल भी आया, एक ऐसा समय भी आया जब पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया था, है ना, एक ऐसा काल भी आया कि मतलब एक ऐसा टाइम भी आया कि जब डायनासोर जैसी विशाल प्रजाति वो भी पृथ्वी से नष्ट हो गई। तो जब डिफरेंट डिफरेंट काल आए तो सीधी सी बात है उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पृथ्वी पर अपना प्रभाव डाला होगा। तो सेम यही इन इस्लाकृतियों के फॉर्म होने में, इनके मतलब फॉर्म बनने में, बिगड़ने में, ठीक है, इन सब चीज़ों में ये जो काल थे, जिन कालों के दौरान ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, पृथ्वी पे ये सब चीज़ों ने इफेक्ट डाला, ठीक है। दूसरा, और जो इस्लाकृतियाँ बनती हैं ये इफेक्ट तो हो गई, तो मतलब लंबे इफेक्ट हो गए काफ़ी, है ना, साल साल के इफेक्ट हो गए। कुछ इफेक्ट ऐसे भी होते हैं जैसे कि एक होता है हमारा अपर्दन, अपक्षय, है ना, और आपका निक्षेपण। तो आपको याद हो तो अपक्षय के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने 8th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ी थी, तब हमने पढ़ा था कि मृदा के फॉर्मेशन की प्रक्रिया है ये, ठीक है। तो अपक्षय का मतलब क्या होता है, जब कोई बड़ी कठोर या बड़ी चट्टान जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उस प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं, ठीक है। तो और ये हमने बताया था कि पानी या वायु के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो बड़ी चट्टान का छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाना, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित होना, ठीक है, ये चीज हो गया हमारा अपक्षय। अब एक प्रक्रिया आती है कि अपर्दन क्या चीज है, ठीक है। अपर्दन होती है कि हवा व पानी द्वारा, ठीक है, हवा और पानी द्वारा जब कोई इस्लाकृति जो है, जैसे कि मतलब सपोज कीजिए ये हमारा कोई पहाड़ी इलाका है, ठीक है। अब हवा और पानी इतनी बार इससे रिस्क गया है कि इसने अपनी इसकी जो हाइट पहले इतनी थी अब वो इतनी रह गई है, ठीक है। ये जो मतलब इसकी जो ऊंचाई में इन सब चीज़ों में परिवर्तन आता है, तो अपक्षय अपर्दन की क्रिया होती है। जैसे कि हाँ, अपर्दन की क्रिया, है ना, अपर्दन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हमारा है अरावली रेंज, अरावली, है ना, पहाड़ियाँ। पहले क्या था, ये इनकी हाइट काफ़ी ऊंची थी, अब जो है अरावली मतलब दिखता भी नहीं है, मतलब छोटी सी पहाड़ी टाइप में रह गया है ना। तो ये हमारा हो गया अपर्दन। अब तीसरा पॉइंट है हमारा इसमें निक्षेपण। अब ये चीज़ है, देखिए, जब मतलब नदी जो है जब ढलानों से उतरती है या फिर मतलब जहाँ से इसका स्रोत है वहाँ से जहाँ पे उसका मतलब मुहाना है वहाँ तक का जो सफर तय करती है, तो उस बीच वो बहुत सारे मतलब अवसाद लाती है, ठीक है, अवसाद लाती है, जैसे कि गाद लाती है, उसमें बालू होता है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, गाद बालू, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, है ना, कंकड़ पत्थर। तो अब ये जो नदी इन सारी चीज़ों को ला रही है, ये कहीं ना कहीं तो इसको जाकर रोक देगी ना, जहाँ कहीं नदी का वेग कम होगा वहाँ पे मतलब क्या करेगी ये नदी जो है, या फिर कोई ऐसी गड्ढा टाइप का गड्ढानुमा कोई संरचना है उसमें भरती हुई चलेगी उसको, या फिर कहीं मतलब उसका मतलब वो फ्लो कम हो गया तो वहाँ पे उसको मतलब इकट्ठा कर देगी, ठीक है। तो जब नदी अपने साथ लाए हुए अवसादों को जहाँ पे इकट्ठा कर देती है ना,
ठीक है, मतलब नदी का अपने द्वारा लाए गए अवसादों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया जो है उसे निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा भी मतलब कुछ इस तरह आकृतियाँ बनती हैं बिगड़ती, जैसे कि मैंने अरावली के बारे में बताया, पहले इस तरह की थी, अब ऐसे हो गई है ना। तो ये इसका जो फॉर्मेशन में चेंज हुआ ना, अब उसी तरह की निक्षेपण की क्रिया होगी। पहले यहाँ पे गड्ढा था, ठीक है, नदी आ रही है, ठीक है, सालों तक इसने इस गड्ढे को बढ़ा, फिर उसके बाद इसमें जमा करती गई और गाती, यहाँ पे पहाड़ी नुमा संरचना बन गई। ठीक है, या मतलब गड्ढा इसने भर दिया, तो यहाँ पे मतलब जो पहले गड्ढे गार्ज था बहुत बड़ा सा, अब वहाँ पे जो है मैदान बन गए। तो ये स्थलाकृति बन और बिगड़ तो रही है ना इन चीज़ों से, तो ये फैक्टर भी है। ठीक है, तो एक थ्योरी है कि स्थलाकृति के निर्माण की एक बहुत ज़्यादा फेमस थ्योरी है। ठीक है, स्थलाकृति के निर्माण की थ्योरी, ठीक है, इसमें इसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या माना गया है, इसमें ये माना गया है कि जो मतलब हमारी पृथ्वी है वो 7 बड़ी और बहुत सारी छोटी छोटी जो प्लेट्स हैं उनमें डिवाइड है। पृथ्वी का मतलब जो ऊपरी वो है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे डिवाइड है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक प्लेट ये वाली है। ठीक है, ये सारी जो अभी मैं बता रही हूँ बड़ी प्लेट्स बता रही हूँ। ठीक है, ये एक प्लेट है, इसे अफ्रीकी प्लेट कह रहे हैं। ठीक है, एक है हमारी ये वाली प्लेट, ये वाली जो प्लेट है ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट है हमारी ये वाली, ये। ठीक है, ये जो प्लेट है हमारी यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, और एक ये वाली प्लेट है हमारी, ये हमारी उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। ठीक है, एक ये प्लेट है हमारी, ये हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट है ना। एक ये प्लेट है हमारी, ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट है। ठीक है, और जो नीचे जो प्लेट है ये हमारी है अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, तो अब इन प्लेटों से कैसे कैसे मतलब चीज़ें फॉर्मेशन हुई हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले क्या था, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अच्छा यहाँ समझते हैं एक चीज़ और, जैसे कि पहले जो था, ये जो हमें अभी आज महाद्वीप अपने सारे दिख रहे हैं, यहाँ डिफरेंट महाद्वीप दिख रहे हैं। ठीक है, पहले ये नहीं थे। पहले क्या था, पहले पृथ्वी पर, ठीक है, ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, है ना, जुड़े हुए थे, कुछ इस तरह की संरचना थी। ठीक है, और यहाँ पे जो है जल भरा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जल भरा हुआ था। ये जो सारे महाद्वीप मिले हुए थे, इस आकृति को हम कह रहे थे, एक सेकंड, ये जो सारे महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, इस हम आकृति को कह रहे थे सॉरी इसको हम कहते हैं पैंजिया। ठीक है, पैंजिया, और ये जो पानी का एक समुद्र टाइप का चारों तरफ था उसको हम कहते हैं पैंथालसा। ठीक है, तो अब जैसे हम बात कर रहे थे कि मतलब डिफरेंट मतलब समय के ड्यूरिंग क्या हुआ कि हिमस्खलन भी आया और ये सारी चीज़ें हुई है ना। अब समय के साथ क्या हुआ, ये जो है 2 पार्ट में टूट गया। ठीक है, ये 2 पार्ट में टूट गया कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो ऊपरी 2 हिस्सों में टूट गया ये। ठीक है, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। ठीक है, तो जो ऊपरी हिस्सा है इसका नाम हो गया लॉरेंसिया, और जो निचला हिस्सा है इसका नाम हो गया गोल्डमंडा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ये जो प्लेट्स हैं, इसमें जो ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, अफ्रीका है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है हमारी। ठीक है, और ये हमारा अंटार्कटिका प्लेट है, ये सारे जो थे ये हमारे थे गोंडवाना लैंड के पार्ट। ठीक है, और जो ऊपर के यहाँ उत्तरी अमेरिका है, यूरेशिया है। ठीक है, ये सारे जो थे हमारे ये थे लॉरेंसिया के पार्ट। ठीक है, और बीच में जो इसमें पानी एक मतलब जो 2 पार्ट में टूटा, तो साइड में जो पानी था वो बीच में भर गया, बीच में जो भरा था उसको नाम दिया गया टेथिस सागर। ठीक है, उसको नाम दिया गया टेथिस सागर। अब समय के साथ क्या हुआ, ये जो हमारी प्लेट है, ये प्लेट धीरे धीरे उत्तर की तरफ सरकती गई। ठीक है, अब ये छोटा चित्र मैं बस समझा नहीं पा रही हूँ इसमें। ये प्लेट हमारी उत्तर की तरफ सरकती गई और ये टकराई यूरेशियन प्लेट से। अभी आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो हमारी ये जो है हमारी ये जो भारतीय प्लेट है। ठीक है, ये पहले भारत और ऑस्ट्रेलियन प्लेट मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी हमारी, ये पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट थी।
समय के साथ साथ क्या हुआ, संवहनी धाराओं से ये मतलब प्लेट्स का मूवमेंट होता रहा, ठीक है, मूवमेंट होता रहा। तो ये प्लेट जो थी हमारी, ये जो पहले ये प्लेट पहले नीचे थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये नॉर्थ की तरफ मूव करती गई, नॉर्थ की तरफ मूव कर दी गई। तो ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ हो गया, ठीक है, और जो भारतीय प्लेट थी वो टकराई यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। अब हाँ, ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो प्लेट्स का टकराना भी देख लेते हैं, ठीक है। प्लेटों की जो मतलब प्लेटों की जो गति होती है वो 3 टाइप से होती है। जैसे कि पहला है इसमें हमारा, जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो जो भारी प्लेट होती है, जैसे कि सपोज करें भारी प्लेट है, ये नीचे धंस जाती है और हल्की प्लेट जो होती है उसके ऊपर चढ़ जाती है। इस तरह से कुछ हो जाता है, ठीक है, जब दोनों दूर से एक दूसरे के करीब आ रही होती है, ठीक है। ये हमारी होती है, इसको हम कहते हैं अपना, इसको कहते हैं अभिसारी, और अभिसारी सीमा का निर्माण करती है, ठीक है। तो अभिसारी प्लेट, ठीक है। दूसरा हमारा होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जा रही हो, ठीक है, ऐसे हो रहा हो, यानी कि दो प्लेट थी, पहले एक दूसरे से सटी हुई थी, जैसे दूसरे सटी हुई थी, अब ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, ठीक है, पहले सटी हुई थी, अभी विपरीत दिशा में जा रही है। तो ये हमारी निर्माण करती हैं अपसारित सीमा का निर्माण, अपसारित सीमा का निर्माण, ठीक है। और तीसरा होता है कि जब दो प्लेटें जो है मतलब एक दूसरे से रगड़ खा के चले, मतलब एक दूसरे से ऐसे इस डायरेक्शन में टकराती हुई चले। आपको 3 कंडीशन में टकरा सकती है, एक तो जब वो एक प्लेट ऐसे जा रही हो, एक प्लेट ऐसे जा रही हो, ठीक है, तब यहाँ पे वो एक दूसरे से टकराए, ठीक। एक ये हो गया कि एक ऐसे जा रही हो, एक ऐसे जा रही हो, एक ऐसे जा रही हो, एक टाइप से हो गया। दूसरे टाइप से क्या है कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है, तब इनके बीच में जो ये जो रगड़ पड़ती है इसको कहते हैं इसको बोलते हैं मतलब रूपांतरण प्लेट, रूपांतर प्लेट सीमा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप से हो गया। हाँ, तो हम अपनी भारतीय प्लेट के बारे में बात कर रहे थे। तो जब ये नॉर्थ की तरफ गई, देखिए जैसे यहाँ से जब ये ऊपर यहाँ की तरफ जाएगी तो इसके बीच में पानी तो है, ठीक है, जो हमारा तैतीस सागर है। तो क्या हो, जब इससे जाके टकराई तो सेडिमेंट्स, मतलब अब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो उनकी जो सीमाओं वाले कण है जो कुछ टूटेंगे भी, है ना, टकरा से वो कण जो मतलब जो चट्टानें वट्टानें थी वो टूटेंगी, प्लेट्स टूटेंगी, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेंगी जहाँ पे मतलब तेजी से टकराहट जब होगी। तो क्या हुआ कि ये जो है जब यहाँ जाता रहा नॉर्थ में, इससे यूरेशियन प्लेट से टकराया तो तैतीस सागर जो जब सेडिमेंट्स ऊपर की तरफ उठे, है ना, तो ये जो तैतीस सागर है इसका भी उठाव ऊपर की तरफ हो गया। तो हमारा जो आज ये हिमालय है, ठीक है, तो हमारा जो हिमालय का ये जो हिमालय की ये वाली चीज है ना, जो हमारा हिमालय बना है ये तैतीस सागर के कारण ही बना है, ठीक है। तो एक स्थलाकृति का निर्माण हो गया कि क्या होगा, भारत में हिमालय बन गया। अब दूसरी बात, जब ये प्लेट्स आपस में टकरा रही थी, भारतीय मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और क्या कहते हैं हमारी यूरेशियन प्लेट, तो जब ये टकराई तो मतलब इनके बीच में गहरा गार्ज भी बन गया, ऐसे करके टकराई। तो देखिए ये जो बीच में ये जो आ रही है चीज़, ये गार्ज है, ठीक है, तो इसमें गहरा गार्ज भी बन गया। अब इसको क्या हुआ, अब ये नहीं है कि कल परसों में बन गया था फिर गार्ज भर गया था एकदम से, ऐसा नहीं है, मतलब हज़ारों साल का प्रोसीजर ये था। जब ये गार्ज बन गया तो जो मतलब जो हिमालय की तरफ से नदियाँ आ रही थी और दूसरा दक्षिण भारत की तरफ से नदियाँ जा रही थी, इन्होंने क्या किया, जो अभी हमने प्रक्रिया पढ़ी निक्षेपण, है ना, निक्षेपण पढ़ी। अब ये नदियाँ अपने साथ जो सारी चीज़ें ला रही थी, पत्थर वत्थर सब चीज़ें ला रही थी, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो है इसमें भरती गई है ना, जो ये गार्ज था इसको भरती गई है गाद वाद से, इन सब चीज़ों से। तो फिर क्या हो गया, हमारा एक समतल मैदान का निर्माण हो गया, ठीक है। तो आज का जो हम अपना उत्तरी मैदान देखते हैं, भारत का उत्तरी मैदान, ठीक है, उसका फॉर्मेशन इस तरह से हुआ, ठीक। इसको मिटा देते हैं अब। हाँ, ठीक है। अब तो जो हमारा भारत है उसमें मतलब चट्टानें जो हैं, ठीक है, कुछ चट्टानें तो मतलब इतनी ज़्यादा जो हमारी चट्टानें हैं भारत में, ठीक है, कुछ चट्टानें तो इतनी ज़्यादा मतलब हार्ड है कि इमारत बनाए, जैसे कि हमारा ताजमहल है ना, हमारा लाल किला है, इनको बनाने के लिए यूज़ हो रही हैं, ठीक है। और कुछ चट्टानें जो हैं इतनी सॉफ्ट हैं, इतनी मुलायम हैं, ठीक है, जिनका यूज़ मतलब हम टेल्कम पाउडर के लिए करते हैं, टेल्कम पाउडर जिससे बनाते हैं, ठीक है। तो जब चट्टानों में इतनी ज़्यादा वेरिएशन है, कुछ इतनी हार्ड है, कुछ इतनी सॉफ्ट है, तो क्या हमारे भारत की जो मिट्टी है जो इन्हीं चट्टानों से बनी है, मिट्टी के फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था, तो क्या मतलब उसमें भी डिफरेंस नहीं आएगा,
उसमें भी डिफरेंस आएगा, है ना। कि अगर कोई चट्टान सपोज कीजिए जो एक बेसाल्ट की चट्टान है या फिर लावा द्वारा निर्मित चट्टान है, तो वहाँ की मिट्टी भी वैसी होगी ना। तो जो हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि भारत में कहीं पे जलोढ़ मृदा है, कहीं पे काली मृदा है, कहीं पे लेटराइट मृदा है, ये सब इसी के रीजन है। इन चट्टानों का फॉर्मेशन हमने पढ़ा था 8th क्लास में, जनक चट्टानें, है ना। तो ये उन्हीं के फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और अब ये चीज़ हो गई। तो भारत में हमारा क्या पर्वत बना, किस तरह बना हमने देखा। दूसरा हमारा जो मैदान बना है किस तरह बना है देखा, ठीक है। तो ये जो पर्वत और मैदान बने थे हमारे, ठीक है, हिमालय पर्वत और उत्तरी भारत का मैदान, ठीक है, उत्तरी भारत का मैदान, ये जो है नवीन संरचनाएं हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी नवीन संरचनाएं हैं, मतलब अभी भी स्टेबल नहीं हुई है, अभी भी इनमें फॉर्मेशन चल रहा है। हम देखते हैं ना कि हिमालय रीजन जो है वो भूकंप के क्षेत्र से सेंसिटिव जोन है। तो क्यों है, क्योंकि अभी भी जो है जो हिमालय उसका उत्थान होता जा रहा है। न्यूज़पेपर में पढ़ते भी है कि पर ईयर इतना कुछ उसका सेंटीमीटर का उसमें उत्थान हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी भी स्टेबल नहीं है, अभी भी प्लेट्स का जो है, प्लेट्स के बीच में टकराहट की स्थिति बनी हुई है ना, स्टेबल नहीं हुई है अभी। तो ये हमारी नवीन संरचनाएं हैं और इसमें हमें पता ही है इस एरिया में हमें मतलब नदियाँ मिलती हैं, गॉर्ज मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है, घाटियाँ मिलती हैं, दर्रे मिलते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। और इसमें जो है देखो, ये तो हमारी हो गई सबसे नवीन, मतलब विश्व की सबसे नवीन, पूरी पृथ्वी की सबसे नवीन संरचना हमारे पास है भारत में, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की, प्रायद्वीपीय पठार की। तो वो जो भारत की स्थलाकृति, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट सपोज करो, ये जो भारत की स्थलाकृति जो नॉर्थ में मूव करती करती जो यूरेशियन प्लेट से टकराई थी ना, तो ये वाला जो हिस्सा था, ये हमने देखा था ना, ये वाला हिस्सा हमारा, ये वाला हिस्सा हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट था, है ना। तो ये जो है प्रायद्वीपीय पठार जो है हमारा, ये मतलब ये सबसे पुरानी संरचना है, संरचना, यानी कि मतलब ये सिर्फ भारत की सबसे पुरानी संरचना नहीं है, ये विश्व की भी सबसे पुरानी संरचना है। यानी कि हमारे भारत के पास क्या है, विश्व की सबसे नवीन संरचना भी है और विश्व की सबसे पुरानी संरचना भी है। हमने पॉलिटी के चैप्टर में विविधताओं की बात की थी ना, तो हमारा भारत अपने आप में, मतलब हम जो लोग हैं भारत में रहने वाले, वो तो विविधता बना ही रहे हैं, हमारा भारत खुद में ही विविध है ना। तो ये टॉपिक है हमारा। तो हमारी ये तो चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम जो है पूरे भारत को जो है जिन स्थलाकृतियों में डिवाइड करेंगे उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि अभी जो है मतलब पर्वत के बारे में पढ़ा हमने, मैदान कैसे बना ये पढ़ा, पठार वठार ये पढ़ा। अब इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हमने प्लेट्स का पढ़ लिया, ये फॉर्मेशंस पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं कि भारत को मतलब कितने भौतिक भागों में बांटा जाता है। तो भारत का भौतिक वर्गीकरण है ना, कह सकते हैं वर्गीकरण, ठीक है। तो भारत को जो है 6 टाइप के, मतलब 6 टाइप की स्थलाकृति में बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि पहला है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसके बारे में हमने पढ़ा था कल, है ना। आज की वीडियो में हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक। दूसरा है हमारा उत्तरी मैदान, ठीक है। तीसरा है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। चौथा है हमारा भारतीय मरुस्थल, है ना, भारतीय मरुस्थल। पांचवा है हमारा तटीय मैदान, ठीक है। और छठा है हमारा आपका मतलब द्वीप समूह, है ना, द्वीप समूह, ठीक है। तो ये वाला जो लेक्चर है, इसमें हम जो है मतलब जो भारत का जो मतलब हिमालय वाला रीजन है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से भारत को जो है 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, भारत को डिफरेंट स्थलाकृतियां इसमें डिवाइड किया गया है भारत को। ठीक है, ये हमारा हो गया भारत की पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये उत्तर का मैदान है, अभी पढ़ा था कुछ देर पहले। ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। ये जो तटीय मैदान है, और हाँ द्वीप समूह, ये हमारे द्वीप समूह, ठीक है।
इस द्वीप समूह का नाम है अंडमान में निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह। और ये जो है इसका नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। और ये हमारा प्यारा भारत, प्यारा भारत, ठीक है। अब देखिए पहले तो ये जो 6 के 6 रीजन है इनको ठीक से देख, एक बार मैप में, पूरे मैप में देख लेते हैं, उसके बाद जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हम पढ़ेंगे, ठीक है, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो देखिए ये वाला जो हमारा एरिया है, ये वाला है ना, ये जो हमारा एरिया है ये वाला, ठीक है, ये सारा एरिया, ये हमारा हो जाता है नंबर .1। .1 का मतलब मैं लिख नहीं रही हूँ ना, ये चित्र सड़ जाएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अब है उत्तर मैदान, ये वाला जो हमारा एरिया है ये वाला, ठीक है, ये हमारा है पॉइंट नंबर 2, मतलब उत्तर मैदान। पता था ना उत्तर मैदान का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये है .3, यानी कि हमारा प्रायद्वीपीय पठार। और ये जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये है नंबर 4, यानी कि भारतीय मरुस्थल। और ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये है हमारा नंबर 5, यानी कि तटीय मैदान। और ये ठीक है, ये हमारे नंबर 6, यानी कि द्वीप समूह, ठीक है। अब हम पहले पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में, ठीक है, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। ये तुमने देख लिया था कि हिमालय बना कैसे है ना, तो उसमें भी जो है 3 पार्ट में हम अपने हिमालय को डिवाइड करेंगे, ठीक। ठीक है, ये हमारा भारत है और पहला पॉइंट पड़ रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो इसमें क्या है कि हमारे को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। और महान हिमालय जो है हमारा वो पार्ट है जहाँ पे हमारी ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती है, ठीक है, मतलब इसकी जो ऊंचाई होती है वो 6000 मीटर से भी अधिक होती है, ठीक है। जो दूसरा हमारा पार्ट है आपका मध्य हिमालय, इसमें जो है इसकी ऊंचाई महान हिमालय से कम होती है ना। और इसमें जो है हमारे जो मतलब पर्यटक स्थल हैं सारे, है ना, ये सारे कुल्लू मनाली, ये सारे ये हमारे मध्य हिमालय में मिलते हैं। फिर हमारा आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है, जो अवसाद के बारे में जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, है ना, उन अवसादों से मिलकर बना हुआ है। इसकी जो हाइट है वो इन सब से कम है। और यहाँ पे जो है हमारे मतलब कुछ दून्स मिलते हैं हमें, है ना, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ठीक है, ये सारे। तो ये तो बेसिक है। अब इसके बारे में थोड़ा देखो, पार्ट में डिवाइड करके इसको देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला जो है ना, ठीक, ये वाला, फिर हमारा आ गया ये वाला, ठीक, फिर हमारा आ गया ये वाला, है ना। ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया हमने। अभी सिर्फ हिमालय पहले वाले उस पॉइंट के बारे में पढ़े, ठीक है। इसको हमने नाम दिया महान हिमालय, यानी कि इससे ऊपर वाला जो एरिया है उसको हम नाम देंगे महान हिमालय, महान हिमालय। या फिर इसको एक नाम और दिया जाएगा, ठीक है, वो कहेंगे हम इसको आंतरिक हिमालय, ठीक है, इसको आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, या फिर इसको हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री, ठीक है। ये पहले वाले पार्ट के बारे में बात हुई। अब ये जो है, जो बीच वाला है, ठीक है, इसके नाम की बात करते हैं। तो इसको हम कहते हैं हिमाचल, ठीक है, हिमाचल या फिर निम्न हिमालय, हिमाचल या महान हिमालय, निम्न हिमालय, ठीक है। और ये जो हमारा सबसे लास्ट वाला होता है इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब इसको हिमाचल बोलेंगे तो सीधी सी बात है, ये अगर हिमाचल के टर्म में इसको बोले तो क्या बोलेंगे हम इसको, निम्न हिमाचल, निम्न हिमाचल, सॉरी
हिमाचल, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो अब ये जो हमारा महान हिमालय है, ठीक है, ठीक है, ये जो हमारा ये वाला जो महान हिमालय है हमारा, ठीक है, इसकी जो मोटाई है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 2400 किलोमीटर है। कितना? 2400 किलोमीटर, ठीक है, मतलब इसकी चौड़ाई जो है वो 2400 किलोमीटर है। और नहीं सॉरी, इसकी जो मतलब जो इसकी, हाँ, पूरे हिमालय की जो ये लंबाई है ना, ये है 2400 किलोमीटर। इतना ज़्यादा फैक्ट है कि कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, 2400 किलोमीटर। और इसकी जो इस तरह से मतलब जम्मू कश्मीर में जो इसकी मोटाई, इसकी चौड़ाई है, मतलब वो है 400 किलोमीटर, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में जो इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी है आपकी 150 किलोमीटर, ठीक है। अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो बाकी सब मिटा देते हैं, स्पेस की कमी है, ठीक है। अभी सिर्फ इसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है, 2400 किलोमीटर। अब इसमें क्या है कि ये जो, अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हिमालय का ये वाला पार्ट है, ये पश्चिम में तो ज़्यादा मोटा है ना, पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है, और इधर इधर आते होते संकरा हो जाता है, संकरा होता रहता है, ठीक है। और दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो है, जो मतलब ऊंचाई में जो वेरिएशन है ना, वो ज़्यादा मिलता है वहाँ के मुकाबले, वेरिएशन ज़्यादा मिलता है। दूसरा, यहाँ पे जो जैव विविधता है ना, यानी कि वनस्पति औषधि ये सब चीज़ें जो है, यहाँ के मुकाबले इधर की तरफ जैव विविधता जो है ज़्यादा मिलती है, जैव विविधता अधिक मिलती है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है, मतलब सबसे ज़्यादा इसकी ऊंचाई है, इसमें जो है मतलब कम से कम 6000 मीटर से 6000 मीटर से भी ऊंची मतलब जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो मिलती है, ठीक है। 6000 मीटर से भी ऊंची चोटियां यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, 6000 मीटर से भी अधिक यहाँ पे चोटियां मिलती हैं। ये इसके बारे में कुछ फैक्ट है। और दूसरा ये कि ये मतलब वर्ष भर जो है बर्फ से ढका रहता है, ठीक है, वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। और इसका जो क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना है, ये कुछ पॉइंट्स, ठीक है, इसका क्रोड ग्रेनाइट का बना है, ठीक है। इसमें मतलब फैक्चुअल जानकारी ही ज़्यादा है इस चैप्टर में। इसका जो क्रोड है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। ये इसके बारे में बात हो गई। अब दूसरी जो, ठीक है, अब जो दूसरा डिवीजन जो किया है हमने हिमालय का, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने, ये जो डिवीजन हम कर रहे हैं ये नॉर्थ टू साउथ कर रहे हैं, है ना। इसके बाद हम ईस्ट टू वेस्ट भी करेंगे, वो बाद में देखेंगे, अभी ये देखते हैं पहले, ठीक है। तो जो सेकंड वाला था, इसका हमने नाम क्या दिया था आपका, हिमाचल या निम्न हिमालय, इसके बारे में बात करें, हिमाचल या फिर निम्न हिमालय, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा असम है। असम मतलब एक एवरेज वाली चीज़ जो होती है, असम मतलब बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो ये पार्ट जो है बहुत असम है, बहुत असम, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ है ना, वो जो अवसादी शैलें हैं, ठीक है, उनके कारण हुआ है। अवसादों व शैलों से इसका मिलकर निर्माण हुआ है, ठीक है, शैलों से निर्माण हुआ है इसका, ठीक है, ये चीज़ है। और इसमें इसकी जो हाइट है वो इसकी जो ऊंचाई के बारे में बात करें, इसकी जो हाइट है, जैसे कि उसकी 6000 थी, इसकी 3700 से लेके इसकी मतलब 1500 मीटर तक की हाइट है, ठीक है। और जो भारत की जो मतलब हिमालय क्षेत्र में जो मुख्य पर्यटक स्थल है वो यहीं पे स्थित है ना, मुख्य पर्यटक स्थल, जैसे कि एग्जाम्पल है कुल्लू, कांगड़ी, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में ये चीज़ हो गई। और अगला जो है, ठीक है, अगला हम इसके बारे में इतना ही फैक्ट है, ठीक है। अब शिवालिक के बारे में बात करेंगे हम थोड़ा सा। ये लास्ट वाला जो है हमारा शिवालिक हिमालय के बारे में, ठीक है, शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय। इसमें क्या है, इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है, 10 to 50 किलोमीटर, ठीक है। और जिसकी ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर है, ठीक है, 900 से 1100 मीटर,
ठीक है। और ये जो है मतलब हिमालय से जो नदियाँ जो अपने साथ अवसाद लेके आती हैं उनसे मिलकर बना है, ठीक है। तो हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना है ये, ठीक है, से बना है। और इसमें जो है मतलब प्रमुख कुछ घाटियाँ, इसमें घाट देखो, सुनो हमने यहाँ के बारे में जाना, यहाँ सबसे ज़्यादा चोटियाँ हैं। यहाँ पे हमारा जो कुछ मतलब इतनी हाइट की चोटियाँ हैं जैसे कि मतलब उन पे पर्यटक स्थल का केंद्र वो बन गए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है यहाँ पे जो है कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, प्रसिद्ध घाटियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, प्रसिद्ध घाटियाँ, जिसका एग्जाम्पल है हमारा जैसे कि पाटली दून, कोटली दून, और जैसे कि एक हमारा फेमस है ये देहरादून, ठीक है। ये सारे हमारे पाए जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, इस फिगर से इसे देख लेते हैं। देखिए ये जो है, ये जो इसकी जो मतलब पश्चिमी सीमा है, वो पश्चिमी सीमा इसकी बनाती है हमारी पश्चिमी सीमा इसकी बनाती है हमारी सिंधु नदी, ठीक है। और जो पूर्वी सीमा बनाती है वो हमारी बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इस सबको मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमारी बनाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये हमारी ये यहाँ से आती है ये, ठीक है। और ऐसे तीखे मोड़ के साथ जो है गहरा गार्ज बनाते हुए भारत में एंट्री करती है। तो इसकी जो पश्चिमी सीमा बनाती है वो है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो हमने मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो भारत का मतलब जो हिमालय का जो वर्गीकरण किया वो हमने देख लिया। और हिमालय का वर्गीकरण देखेंगे कुछ नदियों के मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ भी कुछ इनका वर्गीकरण किया गया है, वो नदियों के बेस पे किया गया है। इसको ऐसे याद रखते हैं, सिसक्ति दीघा, ठीक है। अब यहाँ है कि सिंधु, ठीक है, और ये सतलज, सिंधु और सतलज, सी से सिंधु, स से सतलज, ठीक है। तो इनके बीच में जो हिमालय है उसका नाम है पंजाब हिमालय, ठीक है। और सतलज से काली नदी, ये है काली नदी, ठीक है। सतलज से काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसका नाम है हमारा कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। ये हो गया। अब काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय हमारा, ठीक है, ये है तीस्ता नदी, जैसे तीस्ता नदी, काली से तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय हमारा उसका नाम है नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय, ठीक है। अब तीस्ता से जो हमारी दिहांग नदी है यहाँ पे, ठीक है, दिहांग नदी, ठीक है, तीस्ता से दिहांग नदी के बीच में जो है उसका नाम है हमारा असम हिमालय, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम तक भी हमने हिमालय का वर्गीकरण कर दिया। ये वाला जो हिमालय हमारा पंजाब हिमालय कहेंगे इसको, ठीक है। और ये जो सिंधु से सतलज के बीच में जो हमारा हिमालय, इसको हम कहेंगे कुमाऊं हिमालय। और सतलज से काली के बीच में जो है इसको हम बोलेंगे नेपाल हिमालय। और यहाँ तीस्ता से जो दिहांग है उसके बीच में जो हिमालय हमारा ये असम हिमालय, ठीक है। तो ये मतलब हिमालय के बारे में हमने बेसिक पॉइंट नोट कर लिए। अगला जो है हमारा अगला जो विभाजन हम करेंगे वो करेंगे उसका उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तरी मैदान, ठीक है। तो अब ना उत्तरी भारत, दूसरा पॉइंट, तो पर्वत के बारे में हमने देख लिया। दूसरा होगा उत्तरी भारत का मैदान, ठीक है, उत्तरी भारत का मैदान, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कुछ देर पहले कि जो उत्तरी भारत का मैदान है वो बना कैसे, जब यूरेशियन प्लेट और भारतीय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में जब टक्कर हुई है, भारतीय प्लेट के बीच में टक्कर हुई है, तो एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हो गया था, है ना। उस द्रोणी, जब नदियों ने बार बार निक्षेप लाके लंबे समय तक निक्षेप ला के उसको भर दिया, तो एक मैदान का निर्माण हुआ, उसे हम उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। तो ये जो उत्तर भारत का मैदान है, ये जो बना है, ये 3 प्रमुख नदियों से बना है, 3 प्रमुख नदी और उनकी कुछ सहायक नदियों से बना है। जैसे कि इसमें पहली है सिंधु, ठीक है, दूसरी नदी है इसमें हमारी गंगा, है ना, और तीसरी हमारी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इसलिए इस उत्तरी भारत के मैदान को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं।
सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान, ठीक है। अब जो पूरा पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया जो है मैदान वाला, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये जो इसका जो मतलब टोटल एरिया है, ठीक है, पूरा इस कम से कम 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है इसकी 2400 किलोमीटर, ठीक है। और जो चौड़ाई है वो है 240 से 320 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो है भारत की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ही निवास करती है, ठीक है। जनसंख्या बहुत अधिक है यहाँ पे, जनसंख्या बहुत अधिक है। क्यों अधिक है, ठीक है, क्यों अधिक है? क्योंकि देखिए यहाँ पे नदियों के सोर्स है ना, नदियां बह रही हैं, पानी की कोई कमी नहीं है। दूसरा ये उपजाऊ मृदा से बने हुए हैं ना, जलोढ़ मृदा से। ये जो मैदान है ये बना है हमारा जलोढ़ मृदा से, जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं ये, मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं, यहाँ पे कृषि कार्य आसानी से हो सकता है। अब सीधी सी बात है कि मैदान है तो मतलब ऊबड़ खाबड़ हम, हाँ एक चीज़ और है कि मैदान का मतलब ये नहीं होता कि कंप्लीट प्लेन एकदम मतलब सपाट जगह, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भी इसकी भी भूआकृतिक विविधताएं होती हैं, कहीं कहीं ये भी ऊबड़ खाबड़ होता है, ठीक है, ऐसे है। अभी हम पढ़ेंगे उसके पार्ट भी पढ़ेंगे, तराई, भावर, ये सब चीज़ें। तो मतलब समतल एकदम नहीं होता है, लेकिन मोस्टली पार्ट जो है वो समतल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यातायात के सारे साधन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ट्रेन भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर मतलब वायुयान वगैरह जो है उनके लिए भी आराम से रन भी मिल जाएगा। और दूसरा यहाँ पे आपको सड़क मार्ग भी अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। और नदियाँ हैं तो आपको वाटर मार्ग भी मिल जाएगा, है ना, अंतर्देशीय जलमार्ग जो होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे यातायात भी अच्छा है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे जब मतलब क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कार्य अच्छे से हो रहे हैं, बाकी सारे कार्य अच्छे से हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है औद्योगिक क्षेत्र भी अच्छी तरह से स्थापित है ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये मतलब यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि में जो मतलब प्रवास हमने वो पढ़ा था, दूसरे और जो मतलब भारत के वो जो एरिया है जहाँ पे ये सारी सुविधाएं नहीं है, वहाँ से लोग माइग्रेट करके आते हैं ना, फिर यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे कृषि कार्य करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हाँ ये चीज़ है इसमें, है ना। और इसका हमने ये फॉर्मेशन पढ़ लिया। अब हम इसके जो है ये टाइप पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमें जाना, ये 3 जो पढ़े थे ना, इनको बड़ा करके पढ़ लेते हैं। जैसे एक है सिंधु का मैदान, ठीक है, सिंधु का मैदान, ठीक है, सिंधु का मैदान। अब इसमें देखिए सिंधु का मैदान कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। ये हमारा जैसे कि यहाँ से सिंधु आ रही है, ठीक है, और ये हमारा जो है सतलज नदी है, ठीक है। तो इनके बीच का जो ये मैदान है, इनके बीच का जो ये मैदान है, ये वाला मैदान, ठीक है, ये जो है ये हमारा सिंधु का मैदान है, ठीक है, सिंधु का मैदान। तो सिंधु के मैदान में हम लिखेंगे सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों से जो बना हुआ मैदान है ना, सिंधु व सिंधु की सहायक नदियों से निर्मित, सहायक नदियों से निर्मित, ठीक, ये हमारा हो गया सिंधु का। अब इसका जो एक बहुत बड़ा पार्ट है ना, इंडिया में तो इसका कम पार्ट है, इसका बहुत बड़ा पार्ट जो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो मतलब पाकिस्तान में इसका अधिक पार्ट है, पाकिस्तान में अधिक भाग इसका, ठीक है। अब हमारा दूसरा है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ठीक है। अब गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक है, देखिए घग्गर और तीस्ता के बीच का जो मैदान है ना, वो गंगा का मैदान कहलाता है। तो ये जो हमारी सपोज करो गग्गर नदी है ना, और ये हमारी तीस्ता नदी, ठीक है। तो इनके बीच का जो ये पार्ट है, ठीक है, इनके बीच का जो ये एरिया है ये सब मिटा देते हैं, ठीक है। इनके बीच का जो एरिया है ना, ये वाला ये, ठीक है, ये हमारा गंगा का मैदान है। तो इसमें हम लिखेंगे कि घग्गर व तीस्ता के बीच, तीस्ता के बीच का मैदान, ठीक है। और इसके जो पश्चिम में है, जो मतलब अगला हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये जो है मतलब गंगा के मैदान के इधर में है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ वो होता है ये, तो ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों से निर्मित, ब्रह्मपुत्र व सहायक नदियों से निर्मित, ठीक है। ये तो हो गया इसका डिवीजन कि नदियों के बेस पे जो है इसका किस तरह डिवीजन किया गया है। अब एक डिवीजन इसका, जैसे हमने भी बताया कि मतलब जो
प्लेट्यू मतलब सॉरी जो मतलब मैदान होते हैं, प्लेन्स जो होते हैं वो मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि एकदम बस इस तरह से प्लेन ही है, नहीं ऐसा नहीं है, कहीं कहीं छोटा छोटा क्या कहते हैं कंकड़ पत्थर ये सब हमें इनका जवाब मिलता है। ठीक है, तो इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक है हमारा, पहला है हमारा भावर, भावर, ठीक है, दूसरा है हमारा तराई, तीसरा है हमारा भांगर और चौथा है हमारा खादर। ठीक है, तो भावर में क्या होता है, देखिए भावर में जब ये जो हमारा ये जो रेंज थी हमारी, ये शिवालिक रेंज है ना, शिवालिक से जब नदियाँ आती हैं तो अपने साथ मतलब ढलान थोड़ा स्लो होता रहता है ना, तो अपने साथ जो है ये बहुत ज़्यादा जो अवसाद आती है उनको ऐसे जमा कर देती हैं यहाँ पे। ठीक है, जमा कर देती हैं और नदियाँ यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं, मतलब ठीक है, इतना ज़्यादा ये कंकड़ पत्थर ये सारी चीज़ें जमा कर देती हैं कि यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, नदियाँ विलुप्त, और ये जो है ये हमारा मतलब जो अवसादों से बना है ना, अवसादों से बना। अब तराई कौन सा एरिया है, अब यहाँ पे जो है विलुप्त नदी धरातल पर आ जाती है, जैसे कि उन्होंने अवसाद तो यहाँ पे जमा कर दिए है ना। अब जो नदी है वो आगे बढ़ेंगी तो ये जो हमारी यहाँ पे जो है जो एरिया जहाँ पे नदियाँ जो है धरातल पर आ जाती है ना, नदियाँ धरातल पर दिखने लगती है ना, प्रदर्शित होने लगती है। ठीक है, और ये जो है मतलब नम व दलदली सतह है। ठीक है, नम व दलदली, ये जो है नम व दलदली क्षेत्र है, जिस वजह से यहाँ पे जो है वनस्पति जात भी ज़्यादा मिलेगा, वनस्पति जात ज़्यादा मिलेगा तो सीधी बात है प्राणी जात के मतलब मामले में भी ये जो है सघन इलाका हो जाएगा, तो वनस्पति जात व प्राणी जात की बहुलता। ठीक है, ये है। और भांगर जो है मतलब ये जो पुराने, जैसे कि अब ये यहाँ पे तराई के क्षेत्र में नदियाँ आ गई, अब जब नदियों में कभी मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मतलब बहुत लंबे समय में बाढ़ आती है ना, उस क्षेत्र को भांगर कहते हैं। जैसे कि मतलब इसमें लिख सकते हैं पुराने बाढ़ग्रस्त मैदान। ठीक है, पुराने बाढ़ग्रस्त मैदान इनको कहेंगे, और इसमें जो है चूनेदार निक्षेप मिलते हैं ना, चूनेदार निक्षेप, जिनको जो है मतलब स्थानीय भाषा में हम कंकड़ भी कह देते हैं, कंकड़। ठीक है, और जो खादर होता है, खादर जो है इसको हम बोलेंगे नवीन बाढ़ग्रस्त मैदान, मतलब यहाँ पे जो है कम से कम हर साल ये वाला एरिया है ये हर साल बाढ़ से जो है मतलब उपजाऊ होता रहता है, नवीकृत होता रहता है। ठीक है, तो नए बाढ़ग्रस्त मैदान। ठीक है, और ये जो होते हैं सबसे अधिक उपजाऊ होते हैं, सबसे अधिक उपजाऊ। और यहाँ पे क्या होता है कि मतलब प्रत्येक वर्ष इनका पुनर्निर्माण होता रहता है ना, प्रत्येक वर्ष ठीक है, प्रत्येक वर्ष इनका पुनर्निर्माण होता रहता है, और ये हमारे लिए किस तरह मतलब उपयोगी है तो हमने बता ही दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हैं। और इसमें एक टर्म है कि वितरिकाएं क्या होती है ना, वितरिकाएं एक मतलब नदियों का जो पार्ट है, वितरिकाएं क्या होती है, एक ये टर्म देख लेते हैं, वितरिकाएं। तो क्या होता है कि जब नदियां किसी ढलान से मतलब एक ढलान से तीव्र गति से आ रही हैं और वो जब किसी समतल क्षेत्र पे आती हैं तो उनकी उनका जो फ्लो है वो मंद हो जाता है, और अपने साथ ये निक्षेप लाई रही हैं, तो ऐसा होता है कि जब ये निक्षेप ला के इसे जमा करती रहती है ना, और ढाल मतलब इनका फ्लो इतना कम है। अब आप ही सोचिए कि ये कोई मतलब सपोज कीजिए ये कोई मतलब ये समतल सतह है ना, ये नदी आ रही है, तेजी से आ रही है, नदी तेजी से आ रही है, अपने साथ जमाव भी ला रही है। अब यहाँ पे धीरे धीरे इसकी फ्लो कम होती गई, तो यहाँ पे इसने सारे जो अवसाद थे वो यहाँ पे इकट्ठा कर दिए। ठीक है, और इतना इसका फ्लो इतना वीक होगा, इतना कम होगा कि ये इनको आगे धक्का दे ही नहीं पाएगी, तो क्या करेगी, जमाव यहीं छोड़ जाएगी और साइड से निकल जाएगी, है ना, अपने उसको छोड़ के, जब उतना धक्का नहीं दे पा रही, उतना बल नहीं दे पा रही है, तो अपना रास्ता दूसरी तरफ से बना लेगी। तो ये जो छोटी छोटी धाराएं नदी जो छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है ना, नदी का छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाना, छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाना, ये वितरिकाएं कहलाती है नदी की। ठीक है, धाराओं में बढ़ना, इनको नदी की वितरिकाएं कहते हैं। ठीक है, वितरिकाएं तो समझ गए, जब नदी तेज फ्लो के साथ अवसाद लेके आ रही होती है और किसी समतल एरिया पे आती है, यहाँ पे अवसादों का निक्षेपण करती रहती है, तो जब इसका फ्लो इतना कम हो जाता है, इसका वेग इतना कम हो जाता है कि ये इनको और धकेल नहीं पाती, धक्का नहीं दे पाती, अपने साथ जो निक्षेप लाती है, तो क्या करती है ये साइडों से बहना शुरू कर देती है। ठीक है, यहाँ से साइडों से ही बह जाती है। ठीक है,
तो ये जो कहलाती है, ये कहलाती है वितरिकाएं। ठीक है, तो हमारा उत्तरी मैदान वाला भी हो गया। ठीक है, अब हम इसमें तीसरा भाग जो अपना करेंगे वो करेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय, तीसरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो अगला हमने शुरू कर रहे हैं हम प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अब जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में बात हो गई, उत्तर का मैदान के बारे में बात हो गई, पर्वतीय उसके बारे में बात हो गई। ठीक है, अब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पहले कुछ पॉइंट नोट करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो हमारा आग्नेय व रूपांतरित शैलों से बना है। ठीक है, रूपांतरित शैलों से बना है। ये तुमने जान ही लिया कि सबसे पुराना, ये मतलब सबसे पुराना पार्ट है और गोंडवाना लैंड का पार्ट है ना, ये तुम्हें पता ही है। फिर दूसरा ये है कि इसमें जो है चौड़ी, छिछली, ठीक है, तो गोलाकार घाटियां पाई जाती हैं, गोलाकार घाटियां। ठीक है, और प्रायद्वीपीय जो पठार है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक है मध्य उच्च भूमि और एक है हमारा दक्कन का पठार। ठीक है, मध्य उच्च भूमि, ठीक है, और एक है हमारा दक्कन का पठार। ठीक है, अब मध्य उच्च भूमि में क्या है? ठीक है, तो जो हमारी नर्मदा नदी है, चूंकि नर्मदा नदी हमारी है, ठीक है, जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उत्तर में, ठीक है, इसके उत्तर में जो सॉरी ये नर्मदा नदी है जैसे हमारी, तो इसके उत्तर का जो ये भाग है, ये वाला है ना, ये है हमारा मध्य उच्च भूमि। नर्मदा के उत्तर में, ठीक है, नर्मदा के उत्तर में जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है उसको हम मध्य उच्च भूमि कहते हैं। ठीक है, ये चीज है। और जो है इस क्षेत्र की कुछ नदियां हैं, जैसे कि चंबल है, केन है, ठीक है, चंबल, केन, बेतवा, ये सारी नदियां जो हैं इसमें बहती हैं। चंबल, केन, बेतवा, ठीक है, ये सारी नदी जो है ये मध्य उच्च भूमि का भाग है। ठीक है, और ये जो है ये हमारा मतलब जो मध्य उच्च भूमि का पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये जो है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ है। ठीक है, यानी कि ऐसे लोकेशन से पता कीजिए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ है ये, तो दक्षिण सॉरी इसमें जो मतलब हाँ, तो ये जो नदियां हैं हमारी चंबल, केन, बेतवा, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर बहती है, जैसे कि इनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, इस तरह की कुछ इनकी डायरेक्शन होती है। अब कोई नदी किस दिशा में प्रभावित हो रही है, किस तरह से प्रभावित हो रही है, ये चीज़ क्या बताता है? ये चीज़ हमें बताता है उस भूभाग का ढाल। ठीक है, उस भूभाग का ढाल। ठीक है, अब ये नदी इस तरफ फ्लो हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो मतलब हमारा जो पूर्वी ढाल है, मतलब जो हमारा पश्चिमी ढाल है वो ज्यादा वैसा है, और मतलब जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो पूर्वी ढाल की तरफ झुका हुआ है ना, ये चीज दिखाती है। अब इसमें दूसरा पार्ट है हमारा दक्कन का पठार, है ना, मध्य उच्च भूमि में पढ़ ली, अब दक्कन का पठार, दक्कन का पठार है ना, दक्कन का पठार। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला है ना, ये वाला जो एरिया है ये, ठीक है, ये हमारा दक्कन का पठार है, का पठार। ठीक है, इसकी जो ऐसे करके आकृति, इससे हमें पता लग रहा है कि इसकी आकृति क्या है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार, आकृति त्रिभुजाकार। ठीक है, हम देख रहे थे कि नर्मदा नदी यहाँ पे फ्लो कर रही है, तो इससे देखिए हम क्या कह सकते हैं, अगर ये नर्मदा है तो ये जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है ना। ये एक्चुअली लाइंस जो है ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, तो हमें वैसे ही पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, नर्मदा के दक्षिण में स्थित है, नर्मदा के दक्षिण में स्थित, और इसके उत्तर में जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे जो है ना ये गुजरात से दिल्ली तक जाती है, ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली। ठीक है, तो इसके जो है उत्तर में अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला।
कि इसके पूर्व में जो है वो कैमूर, महादेव, ठीक है, ये सारी पहाड़ियाँ स्थित है। तो यहाँ पे जो पूर्व में है इसके कैमूर, महादेव, ठीक है, और मैकाल। तो इसके पूर्वी छोर पे जो है हमारे मैकाल, कैमूर और महादेव, ठीक है, ये वाली पहाड़ियाँ स्थित है। अब इस पठार का जो कुछ भाग है ना वो जो है मेघालय के एरिया में भी है ना, और जो ये छोटे से ट्रैप से जो है मेघालय से अलग हो गया है, ठीक है। तो मेघालय का जो पठार है वो इसी का ही भाग है, मेघालय का पठार। इसको जो है हम कार्बी एंगलोंग का पठार भी बोलते हैं, ठीक है, कार्बी एंगलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार। तो ये भी किसका पार्ट है? प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, ठीक है। तो अब जो प्रायद्वीपीय जो हमारा पठार है ये पश्चिम में ऊंचा है, ठीक है, और पूर्व की ओर इसमें कम ढाल है, ठीक है, मतलब पश्चिम में ऊंचा तो पूर्व की ओर कम ढाल। तो इससे हमें क्या पता लगता है, यहाँ पे जो इसका ढाल कम, ये इस तरह से है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ये पश्चिमी एरिया है, ये पूर्वी एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे ढाल है। तो हम इससे ये कैसे पता लगाएंगे हम? तो हम जाने से बहुत सारी नदियां, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये नदियां जो है ये पूर्व की ढाल की तरफ ही गिरती है ना। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो पश्चिमी ढाल है इसका, ठीक है, ये जो पश्चिमी ढाल जो है ज्यादा ऊंचा है, दक्कन का पठार पश्चिमी भाग जो है इसका वह ऊंचा है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसमें जो है पश्चिम, यहाँ पे जो है ये जो मेघालय का पठार है, कार्बी एंगलोंग पठार जो है, इसमें मतलब जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है 3 पहाड़ियां हैं जिनका नाम है आपका गारो, पश्चिम से पूर्व है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, ठीक है, ये चीज हो गई। अब जो इसके ये वाला एरिया है उसके बारे में देख लेते हैं कुछ। ये वाला, ये जो लाइन है ना, इसको मिटा देते हैं। इसको थोड़ा सही से कर देते हैं ना। ये जो भारत की कोस्टल लाइन है ना, पूर्वी और पश्चिमी, इनके समानांतर जो इसका पठार का भाग है ना, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है हमारा ये, ठीक है, ये है हमारा पश्चिमी भाग, और ये हमारा पूर्वी भाग, ये वाला जो है पूर्वी भाग है। वैसे देखिए क्या पता लग रहा है, जो प्रायद्वीपीय पठार का, दक्षिणी पठार का मतलब जो पश्चिमी भाग है वो पश्चिमी कोस्टल लाइन जो है ना, ये पश्चिमी तटीय भाग जो है उसके समानांतर है, और उसी तरह जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी जो कोस्टल लाइन है, पूर्वी तटीय रेखा जो है उसके समानांतर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो पश्चिमी भाग है हमारा ये सतत है, पश्चिमी भाग जो है हमारा ये सतत है, सतत मतलब कंटिन्यूअस है ना, मतलब बीच में कटा फटा नहीं है। तो इसलिए इसको केवल दर्रों के द्वारा पास किया जा सकता है, दर्रों के द्वारा पार किया जा सकता है, वहीं जो हमारा पूर्वी भाग है ये जो है कटा फटा है, ठीक है, कटा फटा है। ये कटा फटा कैसे? क्योंकि देखो इतनी सारी नदियां यहाँ पे आ रही हैं, तो ये जो दामोदर, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां हैं, इन नदियों ने जो है इसको काट छाट दिया है नदियों द्वारा। तो ये जो है सतत नहीं है, ठीक है, ये सतत नहीं है। इसलिए जो यहाँ पे जो मतलब बंदरगाह वाली सिचुएशन है, मतलब बंदरगाह के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है, बंदरगाह के लिए अनुकूल स्थिति, ठीक है, बंदरगाह के लिए यहाँ पे अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं। और जो हमारा ये पूर्वी पठार जो है, जी, जिसका जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी एरिया है, ये हमारा जो है ये महानदी से शुरू होता है, ठीक है, और नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं वहां तक है, नीलगिरी पहाड़ियां, और नीलगिरी पहाड़ी पे जो हमारा पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग जो है ये आकर यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो आके जो है मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पश्चिमी भाग जो है, यहाँ पे जो है पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा है ना, ठीक है, ये चीज है। तो ये हमारा ये पॉइंट इसमें खत्म हो गया। बस प्रायद्वीपीय पठार के बारे में एक चीज ये भी है कि यहाँ पे जो मृदा मिलती है वो काली मृदा मिलती है। अब काली मृदा क्यों मिलती है?
क्योंकि ये जो इसका निर्माण हुआ है ना, प्रायद्वीप पठार का निर्माण जो हुआ है, ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको साफ कर लेते हैं अच्छे से। पर्वत मतलब जो हमारी जो मरुस्थल, ये भारतीय मरुस्थल है। ठीक है, अब भारतीय मरुस्थल के बारे में जानते हैं। भारतीय मरुस्थल, ठीक है, तो ये वाला जो हमारा रेगिस्तान वाला, सॉरी राजस्थान वाला और कुछ गुजरात वाला, ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये ठीक है, ये वाला दूसरे पेन से दिखाते हैं। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला, ये है ना, ये है भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। ठीक है, और हमने बात की थी कि यहाँ पे ऐसे करके कुछ अरावली है ना, अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे, अरावली पहाड़ी के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये जो भारतीय मरुस्थल है, इससे क्या पता लग रहा है कि जो अरावली पहाड़ी है उसके पश्चिमी किनारों पर स्थित है ना, दिख रहा है ना, उसके पश्चिमी किनारों पर स्थित है। और ये जो है इसका जो एरिया है, ठीक है, भारतीय मरुस्थल इसका एरिया है। ठीक है, सॉरी मतलब पहले वर्षा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे वर्षा होती है, वर्षा यहाँ पे होती है मतलब 150 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, कम वर्षा, मतलब इसलिए तो मरुस्थल है ना, क्योंकि वर्षा की कमी वहाँ पे है ना, तो 150 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पे वर्षा होती है। इसलिए यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जलवायु जो है वो शुष्क है, जलवायु शुष्क है। ठीक है, अब जलवायु शुष्क है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मतलब वनस्पति भी बहुत कम उगती होगी, है ना, तो वनस्पति मतलब विरल वनस्पति यहाँ पे मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे जो वनस्पति होती है उसमें भी मतलब पानी की जो मतलब वाष्पन है उसको कम करने के लिए इनकी जो वनस्पति होती है उसके पत्तों पे ना ऐसे मोम जैसी सतह हो जाती है, और यहाँ पे कांटे कांटे जैसे बन जाते हैं, जिससे कि मतलब वाष्पन की क्रिया कम हो। तो यहाँ के मुख्य वनस्पति जैसे कि झाड़ियाँ वगैरह, नागफनी है ना, खैर बबूल, झाड़ियाँ, नागफनी, खैर, बबूल। ठीक है, ये यहाँ पे होता है। तो और यहाँ पे जो है मतलब पहली बात तो नदियाँ बहुत कम हैं, और नदियाँ मतलब जो कुछ हैं भी तो वो कब उभरती हैं, जब यहाँ पे कभी बारिश होती है, वर्षा का सीज़न होता है तब यहाँ पे नदियाँ उभरती हैं, वर्षा भी यहाँ हमेशा नहीं होती। ठीक है, और वो नदियाँ भी जब बारिश का सीज़न, वर्षा ऋतु का सीज़न चला जाता है उसके बाद वो नदियाँ जो है लुप्त हो जाती हैं, और नदियों को इतना पानी भी नहीं मिलता है कि वो जाके समुद्र में मिल सके, इसलिए वो क्या होता है, रेगिस्तान में ही लुप्त हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि वर्षा ऋतु में यहाँ पे वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं या नदियां हैं ना, ये दिखती हैं, सरिताएं दिखती हैं, जो उसके बाद लुप्त हो जाती हैं, जो उस ऋतु के बाद लुप्त हो जाती हैं, के बाद लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब वही कि पर्याप्त जल नहीं है तो वो समुद्र में भी नहीं मिल पाती, समुद्र में नहीं मिल पाती। बस सिर्फ एक ही नदी इनके पास है, मरुस्थल में एक ही नदी है, लूनी, जो कि यहाँ की मतलब सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ये हमने मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अपने तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार था उसका भाग। ठीक है, अब इस प्रायद्वीपीय तो ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये मतलब प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और पूर्वी भागों से लेके और भारत की जो मतलब तटीय सीमा है ना, उनके बीच का जो ये भाग है ना, इसी को हम कहते हैं तटीय मैदान। इसलिए इसको कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, तटीय मैदान। ठीक है, और ये हमारा हो गया पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो हमारे पास दो तटीय मैदान है, एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक है पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान जो है, अब हम जानते हैं यहाँ पे हमारा अरब सागर है, अरब
सागर, ठीक है। और यहाँ पे हमारी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो मतलब पश्चिम में है ना, ये पश्चिम में अरब सागर से लेके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक का जो विस्तृत भाग है ये, है ना, इस एरिया को छोड़ के ये जो हमारा होता है ये तटीय मैदान होता है, ठीक है। और पश्चिमी तट जो है ये पश्चिमी तट पश्चिमी घाट व अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण क्षेत्र है ना, ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया, घाट, ठीक है। तो ये पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तट जो है हमारा, इसमें लिख सकते हैं पश्चिमी तट, मतलब पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच जो स्थित है वो संकीर्ण मैदान है। मतलब ये जो है पूर्वी तट जो है ये ज़्यादा चौड़ा है इसके मुकाबले में, तो इसलिए पश्चिम तटीय मैदान जो है ये संकीर्ण है, ठीक है। पश्चिमी तट मतलब पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट व अरब सागर, अरब सागर के बीच स्थित संकीर्ण मैदान, ठीक है, संकीर्ण मैदान, ठीक, ये हो गया। अब इसको जो है अब ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, साइड में कुछ चीज़ें देखनी है। इसको जो है मतलब इसको भी डिफरेंट मतलब अलग अलग उसमें अलग अलग भागों में बांटा जाता है ना, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि ये सपोज करो ये मुंबई है ना, मुंबई से लेके गोवा तक, मुंबई से लेके गोवा तक का जो इलाका है उसको बोलते हैं, ये वाला जो एरिया है इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक है। और गोवा से लेके जो मंगलुरु कर्नाटक में है ना, मंगलुरु, वहां तक का जो एरिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, ठीक है। और मंगलुरु से लेके यहाँ तक का जो एरिया है सारा ये, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। इन नामों से इसको पुकारा जाता है। ये पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में हो गया। अब पूर्वी तटीय मैदान के बारे में बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है जो पश्चिमी तटीय मैदान है उससे जो है विस्तृत है ना, पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा, मैदान की अपेक्षा अधिक विस्तृत है ना, अधिक विस्तृत, ठीक है। और ये जो है मतलब चौड़ा और समतल है, मतलब है ना, चौड़ा व समतल, चौड़ा व समतल। और इसकी जो लाइन है ये ज्यादा कटी फटी है ना, कटी फटी तटीय रेखा, कटी फटी तटीय रेखा, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। और जो मतलब जो नदियां हैं जैसे कि ये देते हैं, ये महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखने की जरूरत होती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। ये जो नदियां होती हैं ये यहाँ पे जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, किसमें, पूर्वी तटीय मैदान में, जो ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये यहाँ पे जो है डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, डेल्टाओं का निर्माण। इसलिए जो ये पूर्वी तटीय वाला मैदान है ये उसकी पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है ना, ये अधिक उपजाऊ है, क्योंकि डेल्टा क्या होता है, नदी के द्वारा जो लाए हुए जो निक्षेप जो अवसाद होते हैं उनको निक्षेपण करते हैं, तभी तो डेल्टा का वो होता है ना, निर्माण होता है। और जो निक्षेप क्या है वो मृदा है, और है ना, मृदा है उसमें, और गाद है, ये सब चीज़ें तो मृदा को और उपजाऊ बनाती है। तो इसलिए ये वाला जो क्षेत्र होता है ना ये ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। अब इसको भी जैसे कि इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, जैसे कि पहला पार्ट इसको पहले पार्ट को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, ठीक है। और दूसरे पार्ट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। ये इसके बारे में हो गया। और हमारा लास्ट है द्वीप समूह जो है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे जो होता है हमारा, यहाँ पे होता है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, यानी कि अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप होता है, अरब सागर। और बंगाल की खाड़ी में जो हमारा द्वीप समूह है, ठीक है, उसका नाम है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि ये हमने मालाबार तट बताया था, है ना, तो केरल के मालाबार तट के पास जो मतलब द्वीप समूह स्थित है उसको लक्षद्वीप कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट जानने हैं
इसलिए इनको अलग अलग नोट कर लेते हैं ना, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ये जो है ना ये छोटा द्वीप समूह है और इसका जो एरिया है टोटल मतलब अप्रोक्स 32 किलोमीटर स्क्वायर का है ना। और ये प्रवाल द्वीपों से बना है, पहली बात तो प्रवालों से बना है, ठीक है। इसका एरिया कितना है 32 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है मतलब छोटा है, अंडमान निकोबार के मुकाबले ये जो है छोटा है, ठीक है, छोटा है। और ये मतलब यहाँ पे जो है बहुत टाइप के पादप जंतु पाए जाते हैं, पादप जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है पिटली द्वीप, ठीक है, इसका नाम है पिटली द्वीप। ये क्या है, ये पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य। और यहाँ पर जो है मतलब कोई मनुष्य नहीं रहता है ना, इस द्वीप पर मनुष्य नहीं रहता है। अब ये जो है ना बहुत सारे द्वीप को मिला के लक्षद्वीप बना, उसी तरह जो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों को मिला के जो है अंडमान निकोबार द्वीप बना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में कहते हैं कि ये जो है निमज्जित द्वीप है। इसका मतलब ये होता है कि जब मतलब कोई पहाड़ इस तरह से होता है, निमज्जित, हाँ ठीक है, द्वीप है। जब मतलब कोई पहाड़ जब पानी के अंदर होता है तो उसके जो शिखर होते हैं जब वो पानी की सतह से ऊपर आ जाते हैं ना, उस पर जो मतलब वो होते हैं मतलब जब ऊपर आके प्रदर्शित होने लगते हैं, सतह टाइप का दिखने लगता है, तो उनको कहते हैं निमज्जित द्वीप, ठीक है। तो अंडमान निकोबार जो है इस द्वीप का उदाहरण है, ठीक है। दूसरा ये लक्षद्वीप की अपेक्षा बड़े हैं, विस्तृत हैं, अपेक्षा बड़े हैं ये। और ये है कि 2 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। उत्तरी वाले भाग को कहते हैं हम अंडमान, और दक्षिण वाले भाग को कहते हैं निकोबार, ठीक है। तो ये जो है 2 भागों में बटा है, ठीक है। उत्तर में है अंडमान, और दक्षिण में निकोबार, ठीक है। ये इसके बारे में कुछ पॉइंट हो गए, है ना। और ये जो है ये हमारा जो मतलब भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के निकट है, ठीक है। इसमें से इसकी यहाँ की जो जलवायु है वो विषुवत रेखीय जलवायु है ना, भूमध्य रेखीय जलवायु, विषुवत रेखीय जलवायु, जिस वजह से यहाँ पे जो है यहाँ पे मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में मतलब वनस्पति मिलती है ना, वनस्पति की अधिकता, ठीक है। तो ये हमने भारत का जो है सारा भौतिक विभाजन पढ़ लिया है। अब देखिए ये चीज़ें कितनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हिमालय है ना। अगर हिमालय नहीं होता तो जो मतलब रूस की साइड से मतलब उत्तरी दिशा से आने वाली जो ठंडी हवाएं थी वो भारत को इतना इम्पैक्ट करती कि भारत मुकाबले लेने वाले लोग जम जाते हैं ना। और दूसरा ये हमारी राजनीतिक सीमा भी बनाता है, जैसे कि हम आए दिन सुनते रहते पाकिस्तान से विवाद हो गया, चाइना से विवाद हो गया। अगर इतना ऊँचा हिमालय नहीं खड़ा होता तो इनको तो हमसे युद्ध करना और ईजी पड़ जाता ना। तो ये वाली चीज़ें हैं। और ये तट के बारे में हमें पता है, हमारी तटीय सीमा इतनी मतलब जितनी अच्छी भारत की तटीय सीमा किसी सागर में है उस तरह दूसरे किसी देश की नहीं है। इसलिए जो इसके नीचे जो एक महासागर है उसका नाम हिंद महासागर है, ठीक है। इतनी विशाल इतनी अच्छी तटीय सीमा रेखा वहाँ पे है कि एक महासागर का नाम जो है वो भारत के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर पड़ा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और देखिए ये इतनी अच्छी हमारी कोस्टल लाइन है कि हमें व्यापार के लिए सुगम रास्ता मिलता है ना एकदम। और जैसे कि विविधता है हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ पे जो मतलब जो हिमालय का जो पूर्वी इलाका है यहाँ पे बहुत सारी हमारे पास विविधता है। हमारे पास नदियाँ हैं, हमारे पास उपजाऊ मैदान है, हम कृषि के लिए खुद से निर्भर हैं, है ना। और हमारा जो ये पठार है, पठारी इलाका है, वहाँ पर कितने सारे खनिज संसाधन हमारे पास है, कोयला है, मैग्नीज हमारे पास है ना। तो मतलब इन स्थल रूपों में कितनी विविधताएं हैं ना, ये हमारी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ना, ये पता लगता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि भारत जो अपने आप में एक दुनिया है, मतलब है ना। क्योंकि जो सारी कलाकृतियाँ हमें विश्व में मिलती हैं, जो सारी चीज़ें हमें विश्व में मिलती हैं, वो हमें एक ही जगह भारत में मिल जाती है ना। तो भारत इसलिए विशाल देश है, इसलिए हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।